हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि जितने भी अपने अपने एमपी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने जो पीएटी के जो स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमने सोइल साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी। अपनी सोइल साइंस का बैच अपनी कंप्लीट यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो आज का इसका लेक्चर नंबर 10 यहाँ पर होने वाला है। यदि कोई स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम यदि वीडियो देख रहे हो तो आप पहले की जितनी भी वीडियो हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आपको यहाँ पर क्लास के अंदर ही याद कराने की पूरी कोशिश की हूँ मैंने। तो आप जाकर के देख लीजिए, क्योंकि जब भी कनेक्ट करेगा सोइल साइंस का सब्जेक्ट ऐसा है, एक वीडियो दूसरे वीडियो से बहुत इसके अंदर लिंक करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं मृदा के जो भौतिक गुण का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने 3 भौतिक गुण पढ़ लिए थे यहाँ पर। तो ठीक है, जो अपना जो मतलब कण थे अपने, जो मृदा के जो बेसिक कण थे, जो सबसे छोटे स्मॉलेस्ट जो सेपरेट्स थे कण थे मृदा के, उसके बारे में हमने वहां पर पढ़ लिया था। टेक्सचर के बारे में पढ़ लिया था, मतलब जो अपनी बनावट थी उसी साथ में अपनी जो संरचना के जो मतलब सोइल की जो संरचना थी, सोइल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक, तो 3 टॉपिक अपन ने वहां पर बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। आज के अपन लेक्चर में कवर करेंगे इसकी अदर प्रॉपर्टी भौतिक गुण। ठीक है, वहां पर हमने पूरा बात भी कर लिया था, तो आप जाकर के देख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक वगैरह करते रहिए, अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए और भी यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट की भी सीरीज जल्दी ही लेकर आऊंगा। जैसा आपको सपोर्ट मिलेगा वैसे अपन यहाँ पर लेकर आते रहेंगे वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज के अपन इसके अंदर भौतिक गुण के अंदर बात कर लेने वाले फोर्थ नंबर का जो भौतिक गुण अपना सोइल घनत्व। ठीक है, तो सोइल घनत्व आपको देसी भाषा में समझा दूं क्या क्या होता है। सोइल घनत्व का मतलब अपना एक एक तरह से अपन भार बताते हैं इसके अंदर। ठीक है, देसी भाषा में, वैसे होता नहीं है भार। अब होता किसमें है भार, उसके ऊपर यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, इसका जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, इसके अंदर नोट्स बना भी सकते हो आपके। डी अपॉन में एम अपॉन में वी, ये इसका इसका फॉर्मूला होता है। डी बराबर एम अपॉन में वी। ठीक है, तो डी तो किसको डिनोट कर रहा है, डेंसिटी को। ठीक है, उसी साथ में जो एम है ये किसको डिनोट कर रहा है, भार को। तो अपना मास होता है, मास जो होता है, मास का एम यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो मास को भार को डिनोट कर रहा है, उसी साथ में ये करता है आयतन को। ठीक है, तो ये किसको करता है, आयतन को, मतलब वॉल्यूम को। इतना क्लियर हुआ। मतलब अपना जो सर जो सोइल घनत्व होता है वो क्या होता है कि किसी भी कोई भी अपने इकाई आयतन में अपने कोई इकाई आयतन ले लिया। इकाई आयतन का मतलब हो गया कि मेरे पास ये सोइल का ये मेरा फील्ड है। ठीक है, अब ये मेरे फील्ड के अंदर मैं इस कॉर्नर में छोटा सा भाग ले लिया, मतलब इतना ये ले लिया मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मैं आयतन ले लिया ये वाला। अब मेरे को इसको डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो जितना मैं आयतन लिया उस आयतन के अंदर, इसके अंदर अपनी कितनी सोइल का भार आ जाएगा, ये अपन यदि यहाँ पर इसको आयतन का भाग दे देंगे किसके अंदर, भार में। जितना अपने उस कांस्टेंट जो आयतन के अंदर अपना जो भार पाया जाएगा, यहाँ पर जो भार रहेगा इस सोइल के अंदर, ये सोइल का क्या बता देगा अपने को, डेंसिटी। मतलब क्या हो गया, मृदा के इकाई आयतन की सहती, सहती मतलब भार को ही क्या बोलते हैं अपन, मृदा घनत्व। तो देसी भाषा में अपन बोले तो सीधी सीधी बात अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कि जो अपना भार होता है, जो वेट होता है अपना किसी चीज का, वो एक है जो एक घनत्व को भी अपने को डिपेंड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर अपना यूनिट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट बहुत बार रिपीट की जाती है। तो यूनिट क्या है यहाँ पर, ग्राम घन पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको अपन पौंड पर घन घट भी बोलते हैं, उसी साथ में मेगा ग्राम पर घन मीटर क्यूब। तो 3-4 इसकी यहाँ पर यूनिट होती है। इसको आप अपने कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर को, इसको अपन जी ग्राम को क्या लिख देंगे, जीएम लिख देंगे, उसको सेंटीमीटर क्यूब। घन का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे डिनोट करते हैं। उसी साथ में अपन मेगाग्राम की बात करें तो मेगाग्राम को कैपिटल एम से और स्मॉल जी, मेगाग्राम हो गया, उसके बाद में कितना होगा, मीटर क्यूब। घन का मतलब क्या होगा, मीटर क्यूब। तो ये बहुत इसमें मतलब यहाँ पर यूनिट होने वाली है इसके अपनी घनत्व की। ठीक है, सीधी सी बात है। आयतन जो होता है आपने थोड़ा थोड़ा बहुत बेसिक 11th-12th में पढ़ा होगा। तो आयतन को अपन किस में देखते हैं, सेंटीमीटर में देख लेते हैं, मीटर में तो। लेकिन आयतन क्या होता है, तीन डायरेक्शन थ्री डी डायरेक्शन में अपन इसको देखते हैं। कोई भी चीज का अपने को आयतन देखना होता है, इसलिए अपन इसको क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 सेंटीमीटर। जब में आपको पता है ये भार का क्या होता है यहाँ पर ग्राम, तो सीधी सी बात है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। रटने का कुछ नहीं, आपको यदि फॉर्मूला आता है तो सिंपली आप इसका यूनिट भी बता सकते हो। ठीक है, तो इस साथ में सेंटीमीटर को अपन ने यदि कन्वर्ट किया 10 की पावर यहाँ पर -6 यहाँ पर किया आपने, मतलब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया, तो अपनी जो ग्राम की यूनिट थी ये भी किस में चेंज हो जाएगी, मेगाग्राम में, मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस कन्वर्ट कर दिया इसको। उसी साथ में पौंड पर घन फीट के बीच को बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया घनत्व। क्या होता है सर की सीधी सी बात है सर, हमारा जो कोई भी मेरा फील्ड है, कोई भी खेत है मेरा, उस खेत में हो गया एक यूनिट, मैंने छोटा टुकड़ा ले लिया, उस टुकड़े के अंदर जितनी भी मिट्टी आ गई, मिट्टी का जो भार होगा, उस भार में जितने एरिया के जितने आयतन में मैंने यहाँ पर मिट्टी लिया, तो मेरा भार लिया, उसका मैं भाग दे दूंगा, तो मेरी वहां पर सोइल की क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी, मृदा घनत्व यहाँ पर बता देगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, यूनिट आपको क्लियर हो गई। 2 चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लियर होती है मेरे दोस्तों की। उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अपने 2 प्रकार के घनत्व होते हैं सर। ठीक है,
पहला जो घनत्व होता है उसको बोलते हैं अपन स्थूल या आभासी घनत्व, ठीक है, जिसको बल्क डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, आभासी घनत्व बोलते हैं। उसी साथ में जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं वास्तविक घनत्व, ठीक है, निरपेक्ष भी बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। सेकंड अपन यहाँ पर पढ़ेंगे जो कण घनत्व या निरपेक्ष घनत्व या वास्तविक घनत्व के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट तक अच्छे से बने रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो स्थूल घनत्व क्या होता है? अब स्थूल घनत्व मैंने दो बताया आपको, दो टाइप के घनत्व होते हैं सर। एक तो बता दिया आपने बल्क डेंसिटी का मतलब जो अपना घनत्व था, सर दूसरा बता दिया आपने पार्टिकल मतलब जो कण घनत्व था, पार्टिकल घनत्व मतलब कण घनत्व आपने बता दिया सर, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? बेसिक फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया क्या था, डी बराबर एम अपॉन में वी, ठीक है। अब इसके अंदर चेंज कितना है? वॉल्यूम के अंदर चेंज है दोनों में। किसके अंदर वो चेंज है? वॉल्यूम के अंदर। इसके अंदर जो वॉल्यूम है दोस्तों, इसके अंदर वॉल्यूम ही क्या आता है अपना जो यहाँ पर भाग मतलब मर्दा का ठोस भाग है, ठीक है। ठोस भाग के साथ में इसके अंदर जो रंध्र अवकाश पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? रंध्र अवकाश जो पाए जाते हैं, उन रंध्र अवकाशों का भी यहाँ पर अपन वॉल्यूम लेते हैं। किसके अंदर? बल्क डेंसिटी की। जबकि पार्टिकल जो डेंसिटी में अंदर जो वॉल्यूम लेते हैं, वी जो लेते हैं अपन वॉल्यूम यहाँ पर लेते हैं, वो किसका लेते हैं? ओनली ठोस भाग का। सिर्फ आपके दिमाग में दो कंसेप्ट डाल लेने का है यहाँ पर कि सर आपने बता दिया कि जो घनत्व होता है, सॉइल डेंसिटी होता है, वो मास बटे में वॉल्यूम मतलब भार बटे आयतन। अब भार बटे आयतन में भी दो टाइप के आपने सर घनत्व पढ़ा दिया। एक पढ़ा दिया आपने बल्क डेंसिटी मतलब स्थूल या आभासी घनत्व है, दूसरा आपने पढ़ा दिया सर जो कण घनत्व था, पार्टिकल घनत्व था, जिसको अपन वास्तविक घनत्व बोलते हैं सर। उसके अंदर से सिर्फ डिफरेंस इतना था सर कि इसके अंदर जो वॉल्यूम हम लेते हैं नीचे, वो वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, इसके अंदर हम जो अपनी सोइल है, सोइल का ठोस भाग भी लेंगे, रंध्र अवकाश भी लेंगे, मतलब माइक्रोपोर्स। आपको मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अपने जो सोइल के कंपोनेंट्स बताया था, अपने अवयव बताया था, उसके अंदर आपको बताया भी था 50% क्या पाया जाता है? अपना ठोस भाग पाया जाता है सोइल के अंदर, उसी साथ में 50% अपने पास क्या था? रंध्र अवकाश था। तो पूरा जितने भी अवयव था अपना 100% जो अवयव था उसका पूरा वॉल्यूम किसके लेंगे अपन? बल्क। बल्क का मतलब बल्क में ले रहे हैं चीजों को, मतलब स्थूल। तो ऐसे याद रख लेना, बल्क मतलब पर बल्क किसके लिए यूज करते हैं? बहुत सारा जो चीजें लेते हैं उसके लिए। तो बहुत सारा मतलब सब दोनों ये चीजें यूज, इसके अंदर अपन ओनली क्या लेते हैं? ठोस भाग लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो आपको? ये देख भी सकते हो कि क्या होता है, शुष्क मृदा की इकाई आयतन के भार को मृदा का आभासी घनत्व कहते हैं। इस घनत्व में मृदा के ठोस भाग के साथ साथ रंध्र अवकाश में उपस्थित गैस एवं जल, मतलब अपने जो माइक्रोपोर्स थे, रंध्र अवकाश थे, उसको मैंने उसमें आपको बताया भी था। बड़े रंध्र अवकाश होते हैं दोस्तों, वो गैस वगैरह को, वायु वगैरह को रखते हैं। उसके साथ जो छोटे रंध्र थे 25% वो किसको रख रहे थे? अपने जल को रख रहे थे। तो उनका भार भी यहाँ पर शामिल होगा, ठीक है। तो उनका भार भी यहाँ पर शामिल होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? बल्क डेंसिटी बोलेंगे। इसका जो एवरेज होता है, इसका अपन औसत अपन मानेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1.58। कैलकुलेशन करके डाटा बताया गया अपने साइंटिस्ट को द्वारा। कहीं आपको यहाँ पर 1.33 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में से आपका औसत जो अपना जो आभासी घनत्व होते हैं दोस्तों, वो कितना होता है? 1.5 होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके ऊपर कुछ प्रभाव वगैरह क्या पड़ता है, ठीक है। अब जो यह घनत्व होता है, कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, मृदा संरचना, मृदा प्रकार और सैरंध्रता, मृदा प्रोफाइल आदि पर निर्भर करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, अब मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल मतलब हल्का फुल्का मैंने बताया भी था आपको कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनसे जो अपने को मेटेरियल मिलता है, जो पदार्थ मिलता है, उनको बोलते हैं अपने कार्बनिक पदार्थ। और ये कार्बनिक पदार्थ में बहुत ज्यादा अपने को क्या पाया जा रहा है? पोर स्पेस पाया जा रहा है। तो जैसे अपन कार्बनिक पदार्थ सोइल के अंदर मिलाएंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही, खनिज पदार्थ मिलाएंगे तो भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कुल मिला के क्या पड़ रहा है कि अपना जो डेंसिटी होता है सर, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। किसका? इसका। तो आपको सिंपल याद रखना है, औसत याद रखना है, और कौन कौन से इसके ऊपर प्रोफाइल वगैरह भी इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। जब में सामान्य जो मृदा होती है, स्थूल घनत्व 1.33 ग्राम पर घन सेंटीमीटर यहाँ पर होता है, ठीक है। अपना विभिन्न प्रकार की मृदाओं का तो रेंज की बात करें तो 1.18 से मिलेगा, लेकिन अपन सामान्यतः जो अपनी जिसके बात करते हैं, नॉर्मल अपन आइडियल सोइल की बात करते हैं, उसके अंदर जो घनत्व होता है, आदर्श जो सोइल होती है, उसके अंदर 1.33 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट अपना जो बात करेंगे घनत्व की, वो अपना कण घनत्व। कण घनत्व आपको बता दिया कि इसके अंदर जो अपन आयतन लेते हैं, इसके अंदर जो आयतन लेंगे, आयतन का भार होगा, इसके अंदर किसका लेंगे? ओनली किसका लेंगे दोस्तों? ठोस भाग लेंगे। सिर्फ क्या लेंगे यहाँ पर? ठोस भाग लेंगे, ठीक है। अब जब ठोस भाग लोगे तो अब इसको याद करना सिखाऊंगा आपको। क्या है? डी बराबर एम अपॉन में वी था। अब जो स्थूल घनत्व था, अपना जो स्थूल घनत्व पढ़ा है आपने दोस्तों, स्थूल घनत्व में क्या था? वॉल्यूम के अंदर कि इसके अंदर जो पोर्स भी थे, मतलब जो रंध्र अवकाश थे वो भी थे, ठीक है। अब जब रंध्र अवकाश है और इसके अंदर अब रंध्र अवकाश हट गए, तो आपको जैसे पता होगा कि ये वैल्यू नीचे है, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती का संबंध बोलते हैं। मतलब ये चीज यदि बढ़ेगी तो मेरी ये चीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है, क्या आपको पता है होगा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा, अब सीधी सी बात है, अपन क्या कर रहे हैं, अब जो यहाँ पर तो ओनली ठोस का ले रहे हैं,
इसके अंदर जब ठोस का ले रहे हैं, सिर्फ इसका नहीं ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, ओनली ठोस का ले रहे हैं, ठीक है। ये अपन ले ही नहीं रहे इसके अंदर कण घनत्व के अंदर, ओनली किसका आयतन ले रहे हैं, ठोस का। तो ठोस का आयतन ले रहे हैं। अब ये जो यहाँ पर आयतन था तो क्या हो गया, कम हो गया। जब ठोस का ले रहे हैं मतलब क्या कर दिया हमने, 100% ले रहे थे उसके अंदर आयतन, अब इसके अंदर ओनली ठोस का हमने 50% लिया सर। इनको क्या, इसको क्या कर दिया हमने सर, आधा कर दिया। जब इसको हम आधा कर देंगे तो अपना जो डेंसिटी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वर्ग वर्ग जो अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है या समानुपाती का संबंध होता है, उसमें ये होता है कि एक राशि यदि जितना बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी उतना बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, एक राशि जितना कम हो रही है तो उसका डबल टाइम्स क्या बढ़ जाएगी, अपनी यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो सीधा आपको क्या करना है, इसको जो वहां पर अपन 1.33 के आसपास बात कर रहे थे, 1.5 के ऊपर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा डबल कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 2.65, ठीक है। इतना क्लियर, मतलब 2.65 से 2.75 यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है कौन सी, अपना। तो एक आपके दिमाग में डाल लिया आपने, तो दूसरी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दोस्तों याद रह जाएगी। यदि आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ गया कि सर हमारे पास क्या है, कि हमारे जो घनत्व क्या है उसको आपको समझ में आ गया, तो आप बिल्कुल क्लियरली इसको यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो दो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, एक जो घनत्व बताया कि उसका क्या था, डी बराबर एम अपॉन में, तो मास अपॉन में वॉल्यूम होता है सर। उसके बाद आपने बताया कि इसके दो मतलब यूनिट बता दिया आपने, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पौंड पर घन फीट, या इसको अपन मेगा ग्राम पर मीटर क्यूब भी यहाँ पर लिख सकते हैं सर। और उसके बाद सर आपने बता दिया इसके 2 टाइप होते हैं, जिसके अंदर आपने बताया स्थूल घनत्व है, उसके बाद बताया आपने कण घनत्व बताया सर। और इसके अंदर आपने पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया सर आपने, वो हमारे को बिल्कुल समझ में आ गया सर, कि आपने बताया कि जो वॉल्यूम जो होता है, मास अपन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम के अंदर सर स्थूल जो घनत्व है उसके अंदर अपन ठोस प्लस रंध्र अवकाश दोनों लेंगे सर, जबकि हमारा जो कण घनत्व है सर उसके अंदर हम सिर्फ क्या लेंगे, ठोस भाग लेंगे सर। और जैसा कि आपने बता दिया, जब ओनली इसके अंदर ठोस भाग ले रहे हैं तो अपना जो कण घनत्व होता है वो हमेशा हमेशा स्थूल घनत्व से क्या होगा सर, ज्यादा होगा। इतना आपको क्लियर हुआ नहीं हो दोस्तों, यहाँ पर आपको यूनिट बता दिया मैंने घन घनत्व का, 1.33 और 2.65 समथिंग यहाँ पर देखने को आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक से आपको समझ में आएगा, इंग्लिश में आपको समझ में आएगा रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है, किसी का संबंध किसी से अपन देखते हैं तो उसको बोलते हैं अपन आपेक्षिक, मतलब उसके सापेक्ष अपन देख रहे हैं, किसी चीज के सापेक्ष अपन देखते हैं तो उसको बोलते हैं आपेक्षिक। और घनत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना क्या होगा कि मर्दा का इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है। अब इसके अंदर किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं अपन, मर्दा घनत्व की, यहाँ पर जल के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। अब जो समान आयतन, मतलब जितना अपना सोइल का आयतन था उतना अपना जल का आयतन होगा, और उन समान आयतन के अंदर जो द्रव्यमान होगा, अपना जल का जो द्रव्यमान आया समान आयतन में, उसी साथ में अपना किसका आया, अपना मर्दा का जो अपना द्रव्यमान आया समान आयतन में, इनको दोनों का अपन रेशियो लेंगे, यहाँ पर अनुपात लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये भी क्या है, यहाँ पर घनत्व है, ये घनत्व किसका है सर, सोइल का है। और ये भी घनत्व किसका है सर, ये घनत्व किसका है सर, ये जल का है, ठीक है। सॉरी इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये किसका है, यहाँ पर ये अपना मर्दा का घनत्व है, और जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये जल का घनत्व है। और जब घनत्व ऊपर नीचे होंगे तो जैसे इसका भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिखाई देगा आपको, इसकी भी यूनिट आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिखाई देगा, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो अपने जो आपेक्षिक घनत्व होता है इसकी कोई यूनिट यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट रहित होता है यहाँ पर, यूनिट लेस जो होता है अपना मर्दा का आपेक्षिक घनत्व यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर आप लोग को दिमाग में रखना है कि सर हम किसी के सापेक्ष देखते हैं, रिलेटिव वर्ड का मतलब किसी रिलेशन से हम घनत्व देख रहे हैं तो उसको अपन बोल देंगे आपेक्षिक घनत्व। जैसे कि आपने जल के रिलेशन में देख लिया मर्दा का, तो ये क्या हो गया कि जल के रिलेशन में, जल के सापेक्ष अपना मर्दा का घनत्व यहाँ पर देख रहे हैं, जो क्या होता है, ये यूनिटलेस इकाई नहीं होती इसकी किसी प्रकार की, ठीक है। इतना क्लियर हो आपको, घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं मर्दा का रंध्र अवकाश, मतलब सोइल की पोरोसिटी की बात करते हैं। पोरोसिटी क्या होती है, मर्दा के ठोस भाग को छोड़कर खाली भाग जिसके अंदर जल और वायु भरी हुई रहती है। आपको मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर ये बता दिया था कि 50% जो अपने सोइल के अंदर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, यहाँ पर ठोस भाग होता है, ठीक है। उसी साथ में जो 50% जो होता था वो अपना क्या होता था, जो अपने रंध्र अवकाश अपने को देखने को मिलते थे, ठीक है। इस रंध्र अवकाश के अंदर भी आपको मैंने बता दिया था कि जो रंध्र अवकाश के अंदर भी छोटे पोर बड़े पोर 25-25% आपको मैंने बताया था, ठीक है। वहां पर अपनी बात भी कर ली थी कि 25% यहाँ पर बड़े पोर पाए जाते हैं और 25% क्या हो जाते हैं, छोटे पोर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो बड़े पोर थे वो क्या हो रहे थे, अपने को वायु को भर के रखते थे, और जो छोटे पोर 25% थे वो किसको, जल को। तो सीधी सी बात आपको वहां पर भी कर ली थी। लेकिन अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज आती है, दो प्रकार के यहाँ पर को अपने को रंध्र अवकाश के अंदर देखने को होते हैं। एक होता है केशिका रंध्र, एक होता है अकेशिका। अब ये क्या था, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, याद रखना।
केसी का रंध्र मतलब बहुत छोटे-छोटे पतले बहुत अपने को रंध्र देखने को मिलते हैं और ये रंध्र जो होते हैं ना ये जल धारण आपको डायरेक्ट पूछ ले कि जल धारण करता है सोइल के अंदर कौन से रंध्र होते हैं या कौन सा यहाँ पर बल होगा फोर्स होगा बल को बोलोगे तो भी अपन उसको बोलोगे केसी के बल पाया जाएगा। अब ये केसी के बल क्या होता है आपने देखा होगा ये अपनी बकेट है जब इस बकेट में हमने पानी डाल दिया और अपने पास टॉवल है जिससे अपन टॉवल यूज करते हैं टॉवल जो होता है उस टॉवल को आपने थोड़ा सा इसका कॉर्नर डीप कर दो। ये अपना टॉवल है टॉवल का हमने थोड़ा सा कॉर्नर डीप कर दिया आप कुछ टाइम और फिर उसको देखोगे आप कि थोड़ा सा हमने कॉर्नर डीप डीप किया लेकिन आपको थोड़े से टाइम बाद देख रहे हैं अपना यहाँ तक आधा आधा टॉवल तक आपको थोड़ा सा अपना गीला गीला टॉवल दिखेगा। ये क्यों होता है क्योंकि टॉवल जो होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे रंध्र टाइप के मतलब नलिका टाइप की मतलब इसको पाई जाती है उसके अंदर धीरे धीरे पानी क्या होता है ऊपर चढ़ता है। तो सेम इस प्रोसेस के अंदर ही अपना जल को धारण करने की जो क्षमता होती है सोइल के अंदर होती है जिसके अंदर केसी के रंध्र या केसी के बल की बहुत बात अपन यहाँ पर करते हैं। केसी के रंध्र इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे छोटे बड़े मतलब बहुत पतले थे तो ये रंध्र क्या होंगे बहुत बड़े होंगे और जब बड़े होंगे तो इसके अंदर जल रुकेगा नहीं और जल नहीं रुकेगा तो चीज सीधा क्या हो जाएगा जल इसके अंदर नीचे चला जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं निक्षालन करना लीचिंग करना। ठीक है उसके बाद में अपन इसका फॉर्मूले की बात कर ले सूत्र की बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने बताया दोस्तों क्या बताया कि 100% अपने सोइल है सोइल का अपने अवयव की बात कर ले। अब इस 100% के अंदर यदि मैं ठोस भाग को निकाल दूंगा ठीक है 50% यदि ठोस भाग को निकाल दूंगा जितना भी अपना है ये तो मैंने अपना को एक एवरेज बताया था किसी के अंदर ठोस भाग थोड़ा ज्यादा हो सकता है तो ये अपने एक एवरेज लिया था। तो अपना टोटल कितना है 100 है। अब 100 में से अपन ने क्या किया ठोस कणों का प्रतिशत अपने निकाल दिया ठोस भाग जो अपना सोइल का वो यदि निकाल देंगे तो अपना रंध्र अवकाश बचेगा नहीं बचेगा। अब आप बोलोगे सर ठोस कणों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे बिल्कुल ठोस कणों का प्रतिशत। अब ठोस क्या है ठोस अपन किसको बताएगा अपन बाहर देख रहे थे और बाहर क्या हो गया एक तरह का डेंसिटी हो गया तो अपन क्या करेंगे उसकी अपनी जो पार्टिकल डेंसिटी थी और बल्क डेंसिटी थी इन दोनों का अपन भाग दे देंगे पार्टिकल डेंसिटी तो अपना ठोस आ जाएगा। यहाँ पर ठोस जो अपना पार्ट है वो आ जाएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके अंदर आ जाएगा प्रतिशत के अंदर आ जाएगा। ठीक है तो अपने को प्रतिशत के अंदर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ये आपको आ गया ये किसकी जगह रखना है और यहाँ अपने को किस में माइनस करना है 100 में माइनस करना है तो ये जिसका फाइनल फॉर्मूला होगा ये आ जाएगा। यहाँ पर इसको और अपने कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से अपना फॉर्मूला ये बन के आएगा कि 1 माइनस बल्क डेंसिटी जो थी उसमें अपन ने पार्टिकल डेंसिटी का भाग दे दिया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपना परसेंटेज ऑफ किसका होगा माइक्रोफोर्स का ये फॉर्मूला आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। ठीक है इससे अपन क्या निकाल सकते हैं रंध्र अवकाश निकाल सकते हैं। बीडी क्या है यहाँ पर अपना स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी उसके साथ में पार्टिकल डेंसिटी कण घनत्व यहाँ पर ये। ठीक है इतना क्लियर हुआ अपना मर्दा के रंध्र अवकाश थे उसके अंदर अपने पढ़ लिया इसलिए 50% में आपने बताया था 25% जल भरते हैं और 25% अपना वायु भरता है। ठीक है उसके अंदर भी सर आपने दो प्रकार के यहाँ पर बताया एक केसी के रंध्र जो अपना जल को होल्ड करके रखता है थोड़े पतले होते हैं बहुत पतले रंध्र होते हैं उसके साथ में थोड़े बड़े रंध्र होते हैं उनको बोलते हैं सर आपने अकेसी के रंध्र बोला वो क्या करते हैं जल को रोक के नहीं रखते जल को नीचे जाने देते हैं। ठीक है उसके बाद सर आपने सूत्र बता दिया कि रंध्र अवकाश क्या होता है सीधी सी बात है अपने को यदि रंध्र अवकाश निकालना है तो मेरा पास टोटल कितना है 100% है मेरी सोइल और 100% सोइल में से सर यदि मैं ठोस पार्ट निकाल दूंगा तो मेरा क्या बच जाएगा रंध्र अवकाश बच जाएगा सर। और आपने बताया ठोस भाग है ठोस भाग को अपन घनत्व से निकाल सकते हैं तो जो सोइल अपने लिए है उस सोइल का अपन ये पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी निकाल लेंगे और बल्क डेंसिटी के अंदर पार्टिकल डेंसिटी का भाग दे देंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रतिशत के अंदर आ जाएगा तो ठोस कणों की प्रतिशत यहाँ पर पता चल जाएगी सर। उसके बाद अपना क्या निकल जाएगा यहाँ पर रंध्र अवकाश भी पता चल जाएगा। इतना क्लियर हो आपको दोस्तों। यदि बिल्कुल आपको पसंद आ रहा है वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा है तो कमेंट में थोड़ा बोला करो तो हमारे को उस चीज से मोटिवेशन मिलता है ना। तो उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं कि मर्दा में केसिके अकेसिके रंध्रों का अनुपात 1:1 होता है मतलब दोनों सेम अनुपात में यहाँ पर पाया जाता है। उसके साथ में जल धारण क्षमता जो होती है मर्दा की उसके अंदर और वायु संचार होता है रंध्र अवकाश पर ही निर्भर करता है। आपको मैंने पहले बता दिया था रंध्र अवकाश के अंदर भी मैंने आपको बता दिया था कि जो वायु था तो वायु को कौन रख रहे थे बड़े रंध्र रख रहे थे। ठीक है उसी साथ में जल को कौन रख रहे थे यहाँ पर अपने छोटे रंध्र रख रहे थे। ठीक है तो 25-25% का रेशियो बताया जब 25-25% का रेशियो होगा तो यहाँ पर अनुपात केसी एंड अकेसी का भी क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है जिन मर्दाओं के कण बड़े होते हैं वे जल को अवशोषित तो अधिक करते हैं सीधी सी बात। अब मेरे पास ये सोइल है मेरे पास ये बड़े बड़े कण है। ठीक है ये मेरे पास बड़े बड़े कण आपको देखने को मिल रहे हैं और एक मेरे पास छोटे छोटे कण है। ठीक है ये मेरे पास छोटे छोटे कण आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो सीधी सी बात है छोटे छोटे कण होंगे तो सर सीधी सी बात है उसके अंदर पानी अच्छे से नीचे नहीं जा पाएगा। तो जब पानी ज्यादा मतलब लॉस नहीं होगा पानी का नुकसान ज्यादा नहीं होगा तो अपनी सोइल क्या करेगी उसको होल्ड करके रखेगी। अब इसके अंदर हमें सर क्या
बड़े बड़े पोर हैं और पानी नीचे जा रहा है, बिल्कुल ग्राउंड के अंदर जा रहा है। जब ग्राउंड के अंदर जा रहा है तो हमारे सोइल के ऊपर जो सोइल है जिसके अंदर हम कल्टीवेशन करते हैं उसके अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। तो सीधी सी बात है, बड़ा साइज होगा तो उसके अंदर जल अवशोषण की अधिक, जल तो अवशोषण ज्यादा करेगा लेकिन होल्ड कम करेगा, परंतु उनकी जल धारण क्षमता कम होगी। मतलब होल्ड मतलब अवशोषण कर रहा है, मतलब फटाफट पानी तो नीचे लेके जा रहा है, खींच रहा है, लेकिन जो अपने पार्टिकल तो होते हैं उनके पास पानी रुक नहीं पा रहा, मतलब जल को अपने जो है ना धारण नहीं कर पा रहे अपने जो सोइल के पार्टिकल है। ठीक है, उसके बाद में छोटे पार्टिकल होने की वजह से क्या है, पानी को थोड़ा धीरे अवशोषित कर रहा है, और जब धीरे अवशोषित कर रहा है तो पानी क्या हो रहा है, अपने जो कण है उनके पास में कांटेक्ट में आ रहा है, रुक रहा है, थोड़ा रुकने से वो क्या करते हैं, उसको धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं जल को अपने सोइल। तो छोटे पार्टिकल होंगे तो जल धारण क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, और बड़े पार्टिकल होंगे तो जल धारण क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको देसी बताता हूँ, आपको मैंने बताया था कि अपनी जो ये रेगिस्तान की सोइल होती है उसमें सैंडी सोइल ज्यादा होती है, और सैंडी सोइल का साइज मैंने आपको सबसे ज्यादा बताया था कितना होता है, तो अपना सैंडी सोइल है 2 mm होता है। ठीक है, जबकि क्ले सोइल होता है उसका साइज आपको बताया था मैंने <02 mm। ठीक है, ये आपको बताया मैंने। तो अब सीधी सी बात है, जब साइज ज्यादा होगा सर तो आप रेगिस्तान में पानी डालोगे तुरंत अवशोषित कर लेगा। ठीक है, जबकि क्ले सोइल जैसे अपनी ये अपना जो नदी उदी का आसपास का ये एरिया होगा उस सोइल में आप सोइल मतलब पानी डालो, पानी थोड़े रुक रुक कर पानी जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे दिमाग में आपको इसको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ के बढ़ने से रंध्र अवकाश प्रतिशत बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब कार्बनिक पदार्थ आपको बताया ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक जो मैटर होता है कार्बनिक पदार्थ होता है, ये क्या करता है, ऐसे छोटे छोटे पुंज बना लेता है, ऐसे इकट्ठे कर लेता है ऐसे कण पार्टिकल को, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पुंज बना लेता है, और ऐसे पुंज बना के क्या कर लेता है, ये सोइल को एक अच्छा मतलब संरचना देता है, और अच्छी संरचना देने की वजह से इसके अंदर ये पुंज बनाएंगे। अब ये पुंज एक यहाँ पर है तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसके अंदर यहाँ पर भी स्पेस देखने को मिल रहा है सर, अंदर भी स्पेस मिल रहा है, जो अच्छा खासा अपने को रंध्र अवकाश देखने को मिलता है। कब, जब अपन कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं। मृदा में रंध्र अवकाश परसेंटेज बढ़ने पर आवासीय घनत्व घटता है। आपको मैंने बता भी दिया था डी बराबर क्या होता है, M/V। मतलब वॉल्यूम में क्या बात कर रहे हैं हम सर, रंध्र की भी बात कर रहे थे। जब रंध्र अपना यहाँ पर बढ़ेगा तो ये जहाँ पर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, मतलब अनुकर्मानुपाती का संबंध है सर, अपोजिट चलेंगे दोनों तो ये कम हो जाएगा। जबकि कण घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं, क्योंकि हम कण घनत्व में सर यहाँ पर ओनली ठोस भाग लेते हैं, जब हम रंध्र लेते ही नहीं है तो उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर आवासीय घनत्व है कण घनत्व घटता है। ठीक है, जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ने के ऊपर, तो जैविक पदार्थ का मतलब हो गया अपना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने पर ही आवासीय घनत्व या कण घनत्व क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। ये अपना आपको दिमाग में रखना है। ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट थे, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स में जरूर यहाँ पर कुछ अपना अच्छा फीडबैक दीजिए, तो हमारे को उसी से मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा तापमान। मृदा तापमान की बात करें तो मृदा तापमान भी अपना एक भौतिक गुण है। ठीक है, ये क्योंकि अपने आपने देखा होगा कि मरुस्थल वगैरह होता है, अलग अलग सोइल का अलग अलग मतलब तापमान देखने को मिलता है, तो वहाँ पर क्रॉप भी अलग अलग ग्रो होती है। आप ठंडे ठंडे जलवायु के अंदर, अब जब जब जलवायु ठंडा है तो वहाँ पर सोइल भी ठंडी होगी, तो उसके अंदर उस प्रकार के प्लांट होंगे। तो इसलिए यहाँ पर अपन रेंज की यदि बात करें, मृदा तापमान की रेंज की बात करें, तो जो रेंज होती है, जो समय जो सीमा होती है यहाँ पर होती है 5 से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम सोइल टेम्परेचर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मृदा रंग, अब मृदा रंग कैसे प्रभाव डालता है वो अपन देख लेते हैं। इसका अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। आप कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कहीं तो आपको ब्लैक सोइल दिख रही है, काली सोइल दिख रही है। आपको मैंने जब सोइल पढ़ाया था उस टाइम भी आपको बताया था कि इन सोइल का रंग जो होता है ना, इनके अंदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर जो खनिज वगैरह होते हैं, या उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जैसा कि मैंने बता दिया कि यदि तापक्रम की बात करें, तापक्रम के ऊपर प्रभाव की बात करें, तो काले और गहरे रंग की, मतलब जिसके अंदर अपने पास ऑर्गेनिक मैटर वगैरह ज्यादा है तो काले रंग की सोइल होगी। तो आपको पता है अपन गर्मी में यदि काली टी शर्ट पहन लेते हैं तो आपको पता है गर्मी अच्छी खासी लगती है, अच्छा खासा पसीना निकलता है। क्यों निकलता है दोस्तों, क्योंकि अपनी जो काला काला कलर होता है ये क्या करता है, तापमान को अधिक अवशोषित करता है। तो अपनी काली वगैरह मिट्टी वहां पर होगी तो वहां पर हम ऐसे प्लांट वगैरह यूज करेंगे जो हाईली टेम्परेचर के अंदर ग्रो करें। पता चल रहा है अपनी काली मिट्टी है उसके अंदर अपन गर्मी के टाइम में पता चल रहा है अपने कोई ठंडा ठंडा जो इलाका था, अपना जो जलवायु की जो फसल थी वो वहां पर उगा दी तो अपनी फसल ग्रो नहीं करेगी। तो अपन डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से अपन पौधों का प्रभाव देख सकते हैं, इससे डायरेक्ट कलर देख करके अपन कुछ उसकी चीजें अपन देख सकते हैं। उत्पादकता की बात करें तो गहरे रंग में मृदा मृदा में कार्बनिक पदार्थ अच्छा होगा। मैंने बता भी दिया कार्बनिक पदार्थ थोड़ा हल्का काला ब्राउनिश कलर का होता है, और उसके बाद में इसके अंदर ह्यूमस होता है, ये अधिक होगा। तो ये अधिक होने से अपनी सोइल की उपजाऊ अधिक होगी, जब उपजाऊ अधिक होगी तो अपना जो फसल है उसका उत्पादन भी क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, अच्छा होगा। ठीक है, तो मृदा का तापमान की बात किया, मृदा के रंग की बात किया, तो मृदा की गाढ़ता एंड सुगठितता। अब ये क्या है इसको समझते हैं, देखते हैं बिल्कुल सिंपली भाषा में। आपने देखा होगा कहीं तो आपको बहुत वैसे भुरभुरी टाइप की सोइल दिखती है,
कहीं आपने देखा होगा थोड़ी ऐसे बिल्कुल संपीड़ी सोइल दिखती है, ऐसे कॉम्पैक्ट टाइप की सोइल दिखती है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सोइल होती है ना, इस सोइल के अंदर जो कण होते हैं, इसके अंदर कण में क्या होंगे? अब जैसे जैसे ये अपने पास किसके कण है? सोइल के कण है, तो साथ में यहाँ पर को वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे, ठीक है, पानी भी होगा। तो अब जो सोइल सोइल है, तो ये आपस में मतलब बंधे हुए हैं, तो बंधे हुए हैं तो इनके अंदर कुछ तो कोई तो बल काम कर रहा होगा। तो आपस में मतलब सेम यदि पार्टिकल की बात करें, सेम कणों की यदि बात करते हैं, तो उनके अंदर जो मतलब बल लगता है जिससे वो बंधे रहते हैं, उसको बोलते हैं सहसंजन। तो साथ में असंजन मतलब अदर अदर, मतलब अब यहाँ पर कण किसका पार्टिकल है? मर्दा का कण है, ठीक है। ये मर्दा का कण किससे जुड़ा हुआ है? अपना H2O मॉलिक्यूल से, ठीक है। अपना जल का जो मॉलिक्यूल है, जल के मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, मतलब अदर 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 मतलब अलग अलग कण की बात कर रहे हैं, अदर अदर अलग अलग यदि पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो बीच फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं असंजन, ठीक है। एस स मतलब सेम सेम, स मतलब क्या होगा? सेम सेम, मतलब सेम सेम पार्टिकल में लग गया सर, ऐसे याद रखो, सहसंजन असंजन। अब ये कितने क्या अच्छे होते हैं, कितने क्या इनकी मात्रा होती है, वो ही अपने मर्दा के अंदर अपनी को गाढ़ता या अपनी सुगठितता बताती है, मतलब अपनी मर्दा कितनी भुरभुरी है, कितनी संपीड़ित है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन दोनों फोर्सों के ऊपर करता है, सहसंजन फोर्स एंड असंजन, ठीक है। इतना अपना क्लियर हुआ, ये अपना भौतिक गुण यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, यदि कुछ डाउट होता है तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए। और दोस्तों, आप अपने दोस्त वगैरह को शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि मेरे को इस चीज़ में मतलब मोटिवेशन मेरे को जब भी आएगा कि हाँ तुम लोग मतलब उस चीज़ को लाइक भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सब मतलब प्रॉपर, जब भी मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊंगा यहाँ पर, ठीक है। पता चल रहा है मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मेरा यहाँ पर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप रेस्पॉन्स वगैरह दीजिए, अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं अपना लेक्चर नंबर 11 के अंदर, ठीक है। धन्यवाद।